ये जो 3 मृत्युकांड हुए उससे ये बात एस्टैब्लिश हो गई है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज ही है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, जांच होनी चाहिए। बीजेपी के मैं सबूत दे रहा हूं आपको, आरएसएस के सबूत दे रहा हूं। मेरे अमित शाह जी, अगर मैं उनकी संलिप्तता करप्शन के केसेस में, दिल्ली दंगों में, दूसरी चीजों में साबित कर रहा हूं तो मुझे मरवा देंगे क्या वो? किसी भी हालत में आरएसएस और बीजेपी से कोई दोस्ती ना करें। दोस्ती करने वालों का अंजाम आप लोग देख रहे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वही नारे लगाते हुए जो मारते हत्या करते समय थे, वही नारे लगा के इन्होंने जश्न मनाया। ये लोग भी सब उस घटना चक्र में शामिल हैं, उस साजिश में शामिल हैं। ये के नारे नहीं लगाए, जय सिया राम के नारे नहीं लगाए, एक प्रकार के वो नारे लगाए जो एक संगठन अपनी आपराधिक गतिविधियों करते समय इस्तेमाल करता है उन नारों को। क्रिमिनल मीडिया है इनकी, उसने बीजेपी और आरएसएस को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए इसको सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया इन जश्न के माहौल से। स्वागत है आप सभी का, मैं असरार अहमद। जिस तरीके से प्रयागराज में पूर्व सांसद और 5 बार के विधायक अतीक अहमद को कैमरे के सामने गोली मारी गई है, लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। और उस तरीके जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी कहा था सदन में कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा सर। सर, ये बताइए, जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई, उनके भाई को लाइव कैमरे के सामने गोली मारी गई, सो आप कैसे देख रहे हैं? ये अब बात किसी भी सबूत की, किसी भी साक्ष्य की मोहताज नहीं रह गई है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। इसमें अब कोई और दूसरा सबूत की जरूरत, आवश्यकता नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जो हत्याएं, लूटपाट, महिलाओं के साथ बलात्कार, व्यभिचार बीजेपी के खुद के ऑफिस बियरर्स, दूसरे पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं, वो तो घटनाएं हैं ही। उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी और प्रशासन के मुख्यमंत्री या दूसरे मंत्री हैं, वो अपना दामन बचा लेते कि जी हम काम कर रहे हैं, प्रेस में अपनी पब्लिसिटी करके कह सकते थे। लेकिन ये जो 3 मृत्युकांड हुए उससे ये बात एस्टैब्लिश हो गई है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज ही है। पहली घटना, उमेश पाल जी की हत्या। उमेश पाल जी कौन थे और उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मियों की हत्या और लोगों की हत्या। कौन थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो गवाह थे राजू पाल जी की हत्या में, वो सुरक्षित एक विटनेस थे, सुरक्षित गवाह थे, प्रोटेक्टेड विटनेस थे। कौन सुरक्षा प्रदान कर रहा था उन्हें? उत्तर प्रदेश की पुलिस। किस केस में कर रही थी? राजू पाल जी के हत्या के केस में। कितना हाईलाइट हुआ था। एक सबसे बड़ी जजमेंट एक मानी जाती है पूजा पाल वर्सेस स्टेट, सुप्रीम कोर्ट की। उस केस की जो मुख्य गवाह थे उसको सुरक्षा नहीं दी। इसमें लापरवाही मानी जाए या वो लोग पुलिस के अधिकारी, सीनियर अधिकारी शामिल माने जाएं जिन्होंने इतनी कम सुरक्षा दी कि उनकी दिन दहाड़े हत्या हो गई। इसको लापरवाही माना जाएगा? ये पहला सबूत है। किस तरफ इशारा करता है कि ये लापरवाही नहीं थी, क्योंकि राजू पाल के हत्याकांड में इतने बड़े जिसको अपराधी बता रहे थे, जो इन्वॉल्व थे, अतीक अहमद साहब के खिलाफ ही चार्ज लगे ना, उनसे बचाने के लिए 2 पुलिस वाले देने थे। ये है गुंडा राज की पहली मिसाल। हत्या कराई। अब ये बातें तो कयास है, लेकिन इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि केंद्र के एक बड़े मंत्री और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री यूपी के हैं, उनके बीच में जो तनातनी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा जो चल रही है। कुछ उनके अपने मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के, जिनसे उनकी तनातनी चल रही है, नीचा ऊपर दिखाने की कोशिश हो रही है। क्या ये घटना उसकी वजह से तो नहीं हुई? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन इस प्रकार की तनातनी में इस प्रकार की घटनाएं कारित कराई जा सकती हैं पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिलके। ये गुंडाराज हुआ या नहीं हुआ? लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं जांच होगी, उसकी उच्चस्तरीय जांच की जाएगी। जांच तो मुख्यमंत्री जी की भी होगी ना, यही तो हम कह रहे हैं। जांच से ही तो पता लगता है सब, यही तो मैं कह रहा हूं। ये मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं घटना चक्र के गुंडा राज के। फिर मैं मुख्यमंत्री जी की जांच के विषय पे भी आऊंगा। उसके बाद एक एनकाउंटर हुआ जो कानून की नजर में गलत है। एनकाउंटर के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, 2 नुकसान होते हैं एनकाउंटर से।
एक तो ये दुनिया के सामने आती है बात कि इस प्रदेश की, इस देश की न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था इतनी ताकतवर नहीं है कि वो न्याय दिलवा सके लोगों को। तो हमारे देश में एनकाउंटर को एक तरीके से ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। ये देश की न्यायिक व्यवस्था पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, प्रशासनिक व्यवस्था पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरा और भी बड़ा नुकसान, जो व्यक्ति का एनकाउंटर होता है उसके पास उस घटना के तहत या दूसरे कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो मिट जाए तो फायदा उन लोगों को होता है जो सत्ता में ऊंची जगहों पे बैठे हैं या जो पावर में बैठे हैं। तो वो व्यक्ति मर गया जिससे इंटेरोगेशन करके सबूत जुटाए जा सकते थे उस अपराध के लिए जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो मिटा दिए जाते हैं। ये दूसरा नुकसान। तीसरा घटना चक्र मृत्यु का आप लोगों ने सभी अभी कल देखा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं तथ्य बता रहा हूं सिर्फ, जब सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद साहब की फैमिली ने पिटीशन लगाई थी सुरक्षा के लिए, तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपराधिक साजिश के तहत क्या एक ऐसी आश्वासन नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम इनको पूरी सुरक्षा दे रहे हैं? उस झूठे आश्वासन से को सच मानकर सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन अलाउ नहीं की। ये आपराधिक साजिश का हिस्सा है या नहीं है, इसकी जांच होनी क्या आवश्यक नहीं है? ये क्या एक सबूत नहीं है? क्योंकि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, आपराधिक साजिश है, ये कानून भी है और वैसे भी उसका कोई सीधा सबूत नहीं होता, चश्मदीद गवाह नहीं होता। जो हालात होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो ही उसका सबूत होते हैं। तो ये मैंने दूसरा आपको हालात बताए सबूत के तौर पे। उसके बाद किस प्रकार से सिर्फ पहले तो आ कैसे गए, मैं इसमें नहीं जा रहा क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी में बैठ के आए, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। आ गए, मार दिया, सिर्फ उन्हीं दोनों लोगों को मारा, उसके बाद अरेस्ट हो गए, वहां सरेंडर सा कर दिया उन्होंने। ठीक उसके दौरान उन्होंने एक ही प्रकार के नारे लगाए, राम राम के नारे नहीं लगाए, जय सिया राम के नारे नहीं लगाए, एक प्रकार के वो नारे लगाए जो एक संगठन अपनी आपराधिक गतिविधियों करते समय इस्तेमाल करता है उन नारों को। इसीलिए मैं कह रहा हूं राम राम के नारे नहीं लगाए, कोई और दूसरे नारे नहीं लगाए। जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के दूसरे संगठन कोई भी आपराधिक घटना करते समय जो एक अपनी वॉर क्राई जिसे कहते हैं ना, उसका इस्तेमाल करता है, वो लगाए। तो क्या आरएसएस, बीजेपी, उस बीजेपी संगठन के नारे नहीं थे, उनकी वॉर क्राई नहीं थी? तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की इस साजिश का दूसरा सबूत। लेकिन तीसरा सबूत, योगी के खिलाफ क्यों साजिश? वो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, उस पर मैं आ रहा हूं। पहले तो मैं बीजेपी तो खुद कह रहे हैं जांच होगी, हम जांच करेंगे, जो आरोपी हैं उनके। मैं भी तो यही कह रहा हूं, जांच होनी चाहिए। बीजेपी के मैं सबूत दे रहा हूं आपको, आरएसएस के सबूत दे रहा हूं। तीसरी चीज, उसके बाद ये जो आई वॉश के तौर पे 15 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करके बचाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें हौसला दिया जा रहा है कि हम तुम्हें सस्पेंड करें। ऐसा ही होता है ना, अभी मामला ठंडा होने दो, तुम्हें वापस उन्हीं मलाईदार पदों पे ले आया जाए। किसी सीनियर अधिकारी, ये अतीक अहमद और उनके भाई कौन थे, ये न्यायिक सुरक्षा में थे, न्यायिक हिरासत में थे। जज साहब की हिरासत में होने के बावजूद इतनी लचर व्यवस्था की गई कि उनकी हत्या की गई। किस सीनियर ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की? ये है सबूत योगी जी की इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद ये जो जश्न मनाया गया, किसी आम व्यक्ति ने नहीं मनाया है, जनता ने नहीं मनाया है, उन्हीं के जो संगठन के लोग हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वही नारे लगाते हुए, जो मारते हत्या करते समय थे, वही नारे लगा के इन्होंने जश्न मनाया। ये लोग भी सब उस घटना चक्र में शामिल हैं, उस साजिश में शामिल है। ये चौथा सबूत। पांचवा सबूत, जो क्रिमिनल मीडिया है इनकी, उसने बीजेपी और आरएसएस को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए इसको सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया इन जश्न के माहौल से, और अतीक की हत्या को किस तरीके से सांप्रदायिक रूप देना शुरू कर दिया। किसको फायदा होता है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को। तो मैं ये जो बता रहा हूं, ये एक और सबूत है, क्योंकि आपराधिक साजिश के डायरेक्ट सबूत नहीं होते, ये एक और सबूत आ गया। अब इन सभी सबूतों की पांचवा सबूत,
अडानी के खिलाफ जो पूरे देश में माहौल बन रहा था, और अभी जो सत्यपाल मलिक जी ने जो पुलवामा के बारे में जो खुलासे किए हैं, सत्यपाल मलिक जी कौन है? उनका स्टेटस है था उस समय गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, जिनको रॉ रिपोर्ट करती है, जिनको रॉ तक इंफॉर्मेशन देती है, आईबी इंफॉर्मेशन देती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस उनको इंफॉर्मेशन देती है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर की हैसियत इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के लिए। उस व्यक्ति ने क्या इल्जाम लगाए हैं, उससे ध्यान भटकाने का, जो ध्यान भटकाया, अब किसको फायदा हुआ, यह आपराधिक साजिश का एक अप्रत्यक्ष सबूत है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं होती तो ये और ज्यादा मजबूत सबूत है कि ये आपराधिक साजिश वैसे ही है जैसे मैं बता रहा हूं। अब योगी मंत्री कह रहे हैं कि जो जो पाप किया पाप का सजा मिलेगा, उसको मिल गई। मैं कह रहा हूं ना, ये अपराध किया, जो अपराध का समर्थन कर रहे हैं संवैधानिक पदों पे बैठ के, वो इसी साजिश में। ये एक छठा सबूत आपने बता दिया। मैं तो टीवी एंकर्स को ही कह रहा था अभी, मैंने तो, आपने मुझे यूपी के मंत्रियों का भी सबूत दे दिया, लेकिन ट्वीट डिलीट करके भाग गए हो। नहीं, ये और ये सबूत मिटाने का सबूत जो आपने दे दिया, ये सातवां सबूत आ गया। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो अब योगी जी का नाम क्या होना चाहिए? योगी जी ने विधानसभा के पटल से एक धमकी दी थी, एक आपराधिक धमकी दी थी मिट्टी में मिलाने के अतीक अहमद की फैमिली, दी थी या नहीं दी थी? अब कानून का जो प्रावधान है, जो व्यक्ति धमकी देता हुआ किसी अपराध के बारे में प्राप्त होता है और उस धमकी के कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद वो अपराध हो जाता है, सबसे पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो उस धमकी देने वाले के खिलाफ, सबसे पहले पुलिस अरेस्ट करती है तो उस धमकी देने वाले को, उसके बाद ही बाकी जो उसके जो अपराधी साजिश में शामिल होते हैं उसके थ्रू बाकी अपराधियों तक पहुंचती है। ये कानून की प्रक्रिया एक आम आदमी को भी मालूम है और विधि को जानने वाले लॉयर्स और जजेस को भी मालूम है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञा लेना चाहिए, या कि न्यायालय को संज्ञा लेती है, जो हाई कोर्ट है वो भी तो कुछ नहीं कर रहा है। आप एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या करेंगे? आज 2018 से लेके आज तक आपने कितने एग्जाम्पल दे लिए कि देख लिए कि सभी संस्थानों पे कितना दबाव है पूरे दुनिया में, प्रेस के ऊपर, बीबीसी हो, यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके एक जो सबसे बड़े नेता है उनकी मेंबरशिप छीन लेना, उनका घर छीन लेना, उनके ऊपर दबाव बनाना, उनकी फैमिली के ऊपर दबाव बनाना। तो ये सब जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं ये दिखाती हैं कि हर एक संस्थान को दबाने। खुद मुझे मेरे ऑफिस में रेड, अमित शाह जी, अगर मैं उनकी संलिप्तता करप्शन के केसेस में, दिल्ली दंगों में, दूसरी चीजों में साबित कर रहा हूं तो मुझे मरवा देंगे क्या वो? हत्यारे बचेंगे यार। अभी मेरे ऑफिस में रेड करा देंगे वो, और फिर वो रेड की जो वीडियो फुटेज है जिसमें उनका नाम आ रहा है वो दिखाने नहीं देंगे गैर कानूनी तौर पे। ये सब जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसीलिए हमने परसों एक मार्च निकाला था सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के लिए, न्यायिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए कि हम जजेस के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी हमला, कोई भी दबाव। कितना बड़ा समर्थन हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए ना आप, जब जजेस को ये भरोसा हो जाएगा कि देश के मालिक, देश की जनता उनके लिए, उनके साथ खड़ी है, तो जो ईमानदार जजेस हैं वो निष्पक्ष रूप से फैसले शुरू करेंगे। अब करना चाहिए इस केस में भी, क्योंकि ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इसलिए उन्हें इस पे स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हत्यारों को सजा मिलेगी या फूल मालाओं स्वागत होगा उनका? नहीं, माफिया, ये गुंडा राज है। शुरू में तो देखिए गुंडों को गुंडा राज में फूल मालाएं मिलती हैं, मिलेंगी, लेकिन हम अम्बेडकरवादी भी इसी देश में हैं, हम भी देश की जनता है, हम देश के मालिक। देश की जनता से ऊपर कोई अपराधी नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कानून से सब नीचे हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक अपराधी, चाहे वो किसी भी पद पे हो, जो संविधान तोड़ता है वो जेल की सलाखों के पीछे हो। अल्टीमेटली सभी अपराधी जेल के पीछे होंगे। लेकिन मेरी एक आखिरी गुजारिश है, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अपने लाइव टीवी, लाइव वीडियो बना के अभी जो उन्होंने देखा है उसको रिले कर दें, क्योंकि ये अपराधी
जो आज भ्रष्ट अधिकारी सत्ता में बैठे हुए हैं, वो उन्हीं लोगों को एक मिनट, उन्हीं लोगों को भी मुलजिम बना सकते हैं, क्योंकि ये पत्रकारों पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए, झूठी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जो वहां पे लोग मौजूद थे उनको भी झूठा फंसाने की कोशिश हो सकते हैं। तो वो सबूत के तौर पे सभी पत्रकार बंधु और दूसरे लोग जो थे अपनी अपनी वीडियो एक कम से कम सोशल डोमेन में, पब्लिक डोमेन में डाल दें। और किसी भी हालत में, आखिरी बात, किसी भी हालत में आरएसएस और बीजेपी से कोई दोस्ती ना करें। दोस्ती करने वालों का अंजाम आप लोग देख रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, इन्हीं अतीक अहमद से किसी एक बीजेपी के बड़े कैबिनेट मिनिस्टर ने एक बड़े नेता को मिलवाया था साबरमती जेल में। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी उसके तुरंत बाद ज्वाइन की थी। इनसे बात करना बंद कर दें। ये ऐसे लोग हैं, और खास तौर पे ये टीम जिसने हिरेन पांड्या, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, हिरेन पांड्या अमित शाह जी से पहले होम मिनिस्टर थे, उनकी हत्या हुई। सोहराबुद्दीन, तुलसीराम प्रजापति, खुद ये सब तो छोड़ दीजिए जो राजनीतिक गुरु थे, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी, इन सब का जो इनको हाथ में पकड़ के खाना खिलाने वाले लोग थे, उनके साथ क्या बिहेवियर इन्होंने किया है वो देख लें। ये अपने पराये को नहीं समझते, ये सिर्फ लालची लोग हैं। ये अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।